नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे सावन से पहले कावड़ पर फुल पॉलिटिक्स की। इसके साथ ही बात होगी समाजवादी पार्टी के उस रणनीति की जिसमें अखिलेश यादव कंफ्यूज दिख रहे हैं, यानी कि दुविधा में है अखिलेश। 27 में कैसे होगा जनादेश। और बात मऊ सीट की होगी जो अब्बास अंसारी की सजा के बाद खाली हो गई है। खबर इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि मऊ की सियासत में बाहुबली की एंट्री होने की संभावना बढ़ गई है। और इसके साथ ही चर्चा यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर भी हो रही है, जिसका चुनाव जल्द होने वाला है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर जोर आजमाइश, पीडीए का निकलेगा तोड़। ये तमाम ऐसी खबरें आपको दिखाएंगे, तो चलिए आप विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। सावन शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रा पर सियासी घमासान भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने ऐसा बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। एसटी हसन ने कहा कि कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों की पहचान करने वाले और पहलगाम हमले के आतंकी में कोई फर्क नहीं है। वहीं पर इंडियन मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात ने भी कावड़ यात्रा पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों के नेम प्लेट पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने जो बयान दिया है उससे नया विवाद खड़ा हो गया है। अब समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने पहलगाम हमले के आतंकी और नेम प्लेट चेक करने वाले दोनों एक जैसे लगते हैं। एसटी हसन का कहना है कि इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है जिन्होंने धर्म पूछकर पहलगाम में गोलियां चलाई। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? कि किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी हैं। एक और समाजवादी पार्टी एसटी हसन तो दूसरी ओर इंडियन मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात ने भी विवादित बयान देकर मामले को गर्मा दिया है। कौसर हयात का कहना है कि सरकार केवल मांस की दुकानें बंद करवा रही है, शराब की क्यों नहीं। शराब पीकर ही हुड़दंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे भी ज्यादा मांस खाते हैं। शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज ये क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। तो ये सब क्या है? तमाशा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए सब मुसलमानों के क्या नाम अपनी अपनी दुकानों के नाम बताएंगे। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी नेम प्लेट विवाद पर मुखर हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर की घटना का जिक्र कर ओवैसी ने कहा कि ये गंदगी फैला रहे हैं। आधार कार्ड देखने वाले ये लोग कौन हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। उन्हें बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में आप? हालांकि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है, लेकिन सावन से पहले रास्ते में पड़ने वाले ढाबों के नाम बताने पर घमासान मचा हुआ है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी एसटी हसन और कौसर हयात के बयान ने इस मामले को और तूल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी नेता एसटी हसन और मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष कौशर हयात के बयान पर बीजेपी और आरएलडी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि सपा नेता एसटी हसन ने नेम प्लेट चेक करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से करने का पाप किया है।
कांवड़ यात्रा को लेकर घमासान जारी है और इस बीच में आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से क्या गाइडलाइन जारी की गई है। यूपी और उत्तराखंड दोनों सरकारों ने यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बेचने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और इसके साथ दुकान मालिकों का नाम दुकानों पर लिखना अनिवार्य किया गया है। बिना नाम की दुकानें बंद की जाएंगी। दोनों राज्यों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर रजिस्टर्ड दुकानें ही चलेंगी। फूड लाइसेंस भी दुकान पर डिस्प्ले करने होंगे। साथ ही दुकानदारों को फोटो वाला पहचान पत्र दुकान पर लगाना होगा। ज्यादा रेट वसूलने पर भी कार्रवाई होगी। और उत्तराखंड सरकार ने नियमों के पालन नहीं करने पर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा है। सरकार धर्म के आधार पर भेद नहीं करती है, ये नासमझ लोग नहीं जानते और ये केवल एक पक्षी चीज देखते हैं। क्या ये कांवड़ यात्रा आज से निकल रही है? ये सैकड़ों साल पुरानी ये प्रथा है और हर सरकारों ने अपने समय, हर सरकारों के समय निकली है। ये अलग बात, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब कि पत्थर बरसते रहते थे, कोई ध्यान नहीं देता था। अब पत्थर की जगह फूल बरसते हैं हेलीकॉप्टर से, वो इनको दिखाई पड़ता है। तो क्या फूल न बरसाएं? ये चाहते हैं पत्थर बरसे। पत्थर बरसाने वाले हाथ अब सुरक्षित नहीं रहने वाले हैं। हमें जानकारी है, मैंने बताया, हर धर्म हर जाति के लोग श्रद्धालुओं का, कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। और क्योंकि 15 दिन संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हाईवे पे रश होता है, उन्हीं को देखते हुए बहुत से प्रतिष्ठान बंद भी अपने आप जो हैं कर दिए जाते हैं। तो और वही लोग जिनके प्रतिष्ठान है वही शिविर लगा के हमारे कांवड़ियों का स्वागत करने का काम करते हैं। तो इस पे राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। ये सैकड़ों साल से चलता आया है। इस साल भी संपन्न खुशहाली के साथ होगा। दुर्भाग्य से ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी को पच नहीं रही है। अब उसकी तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से करने का पाप किया है श्री हसन ने। पहले अखिलेश यादव पहलगाम में शहीद कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के घर जाने से मना कर देते हैं। अब पहलगाम के आतंकवादियों की तुलना स्थानीय स्तर पर करके कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पहलगाम के आतंकियों को एक पनाह देने की कोशिश कर रही है। तो नेम प्लेट विवाद में समाजवादी पार्टी और मुस्लिम स्कॉलर के अलग अलग तर्क हैं। समाजवादी पार्टी जहां इसी बीजेपी की सियासी चाल बता रही है, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि सरकार संविधान के तहत काम करे। इतने लंबे समय से सरकार में, इसलिए कोई जवाब नहीं है क्या किया उन्होंने, क्या कर रहे हैं। इसलिए लगातार ऐसे जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें अपनी मानसिकता के हिसाब से विभाजन पैदा करके विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर धर्म के कार्यक्रम को, आयोजन को अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से उस धर्म के वरिष्ठ और सम्मानित लोगों के और जिम्मेदार लोगों की राय मशवरा लेके अच्छे से संपन्न कराना चाहिए। एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं। सरकारें तो सबकी होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सरकारें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांवड़ी यात्रा के नाम पर और कभी मुसलमानों की बकरीद के नाम पर इस तरह के नफरत आमेज फरमान जारी करना सरकारों की तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एसटी हसन के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। साधु संतों का कहना है कि कांवड़ यात्रा को आतंकवाद से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों का कहना है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर शुद्धता जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग थूक मिलाकर खाना भी बनाते हैं, इसलिए सरकार का नियम अच्छा है। नेता एसटी हसन का बयान कांवड़ यात्री को लेकर जिस प्रकार दिया दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आतंकवादी संगठन और कांवड़ियों की तुलना, हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि सपा बार बार सनातन का ही अपमान करने का ठेका ले रखा है। मुझको लगता है कि क्या विपक्ष क्या चाह रहा है, कांवड़ यात्री को मीट खिलाना, दारू पिलाना, ये इच्छा है विपक्षियों का। इस प्रकार से वो पक्ष ले रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है। वास्तव में नेम प्लेट लगाना कोई दोष नहीं। नेम प्लेट लगा करके कम से कम ये व्यक्ति को, जो भी जिस तरह की विचारधारा का है, उसे पता होगा, ज्ञान होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, कौन जगह जा रहे हैं। और आवश्यक है, सरकार ने जो ये योजना लगाई है और जो नियम फॉलो किया है वास्तव में योग्य है। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन हमने देखा है कहीं लोग हमारे फलों पे थूकते हैं, हमारे खाने में थूकते हैं, हमारे खाने में पेशाब करते हैं, मलमूत्र मिलाते हैं। उनसे हमें बचना होगा। इसीलिए अगर दुकान पे नाम लिखा होगा भाई कौन है, क्या है, उसके वहाँ शुद्धता नहीं है तो बहुत ज़रूरी है।
तो कांवड़ यात्रा पर चल रहे घमासान के बीच गोंडा से एक दिलचस्प मामला आया है, जहां पर कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक मुस्लिम नेता को क्षत्रिय बता दिया। दरअसल एक निजी कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम की तरफ इशारा करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये पुराने क्षत्रिय हैं, ज्यादा नहीं 100 साल पहले के क्षत्रिय। जैसे तू बैठो वैसे कैमरा शुरू कैमरा हम पे नहीं शुरू होगा, बैठते शुरू होगा। ये देखिए ये पुराना क्षत्रिय ये तो भाई उससे तो इनकार नहीं किया जाता है। ज्यादा नहीं 100 वर्ष पहले क्षत्रिय था, ज्यादा थोड़ा है बात। और अब बात करते हैं मऊ विधानसभा सीट की, जो अब्बास अंसारी को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर पहले से ओपी राजभर दावा करते हैं, लेकिन अब बाहुबली की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल चर्चा चल रही है कि बाहुबली ब्रजेश सिंह इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। राजभर ने कहा कि उनसे अच्छे संबंध हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारा निशान कमल है, हाईकमान तय करेगा कौन लड़ेगा चुनाव। मऊ से एसपी के विधायक रहे अब्बास अंसारी की सजा के बाद उपचुनाव की तैयारी चल रही है और ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि मऊ सदर सीट पर छड़ी निशान का ही प्रत्याशी होगा। फैसला चुनाव कराने के लिए आता है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, तब पूरी ताकत के साथ भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों पुनः मऊ सदर की सीट छड़ी चुनाव जिंदाबाद का नारा। इधर इस सीट से बाहुबली ब्रजेश सिंह की चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज हो गई है। मामले को लेकर ओपी राजभर ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ब्रजेश सिंह से उनके रिश्ते अच्छे हैं। चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे उदय राठी जी हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, कोई हो, सबसे अच्छे संबंध हमारे हैं। इस नाते अच्छे संबंध है क्योंकि हर क्षेत्र में अपना वोट है। राजनीति में जो लोग कदम रखे हैं उनसे सबसे संबंध है। चुनाव में उपचुनाव में कयास लगाया जा रहा है कि ब्रजेश सिंह आपके साथ आ सकते हैं। अभी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कभी संपर्क किया क्या? संपर्क तो बराबर होता रहता है नेताओं से। इधर ओपी राजभर मऊ में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उधर बीजेपी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के कह देने से उन्हें टिकट मिल जाएगा। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, जो भी आए वो सब मान्य होगा। अब देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का विषय है। शीर्ष नेतृत्व जिसको भी तय कर दे, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, जो भी आए कमल के फूल को। मऊ सीट खाली होने के बाद फिलहाल बीजेपी और एसपी में टिकट को लेकर खींचतान चल रही है। इसी बीच बाहुबली ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की संभावनाओं ने हलचल मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी बीजेपी को जल्दी ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। तीसरे चरण में यूपी बीजेपी को नया बॉस मिल जाएगा। खास बात यह है कि यूपी बीजेपी ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है, इसमें नया प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश के पीडीए की काट होगा। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। तीसरे चरण में यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले यूपी में अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा समेत 9 राज्यों में एक साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होने से पहले सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अब तक बीजेपी के 37 संगठनात्मक राज्यों में से 22 का चुनाव संपन्न हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में चुनाव जरूरी है। अगले 2 दिनों में दूसरे चरण के 6 और राज्यों में चुनाव कराने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष अखिलेश के पीडीए का काट होंगे। बहुत सोच विचार के, बहुत
जाति समीकरणों को साथ करके कोई निर्णय लेना चाहती है और इसके परिणाम जल्द दिखेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो जो पीडीए जो सपा का है उसके काट के लिए होगी, उसको किनारे करने के लिए होगी और यही प्रयास चल रहा है। माना जा रहा है कि यूपी, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा समेत 9 राज्यों को एक साथ प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। लिहाजा दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हलचल तेज है। हालांकि सवाल ये भी है कि आखिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम के ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो नामों का पैनल है वो दिल्ली यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच चुका है और एक डिप्टी सीएम के नाम की चर्चा होने की वजह से अब ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखें और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया की तारीखें आसपास ही होने की पूरी उम्मीद है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। क्या समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक लाइन को स्पष्ट नहीं कर पा रही? दरअसल समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं अलग अलग इलाकों में अलग अलग जातीय प्रयोग करती हुई भी नजर आ रही है। कभी दलित वर्सेस ठाकुर तो कभी यादव वर्सेस ब्राह्मण। वहीं तीसरी तरफ जब बात गोरखपुर की होती है तो वहां विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे वर्सेस व्यापारी सभा की स्थिति दिखाई जाती है। सवाल ये कि 27 चुनाव से अखिलेश किसी दुविधा में है? दिखाएंगे हम आपको पूरी रिपोर्ट, लेकिन इस बीच इटावा में कथावाचक मामले में हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर बाबा बागेश्वर ने पलटवार किया है और अब बाबा बागेश्वर ने गधे और शेर की कहानी सुनाई है। दरअसल अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर सवाल उठाए थे। देखिए। इटावा में कथावाचक विवाद के बाद अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए थे। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री सियासी मामलों में जल्दी बोलते नहीं हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अखिलेश के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। अखिलेश का बिना नाम लिए ही उन्होंने गधे और शेर की कहानी सुनाई और कहा कि गधे को जवाब दोगे तो तुम भी गधे कहलाओगे। गधे से लड़ने का मतलब है खुद को गधा बनाना। इसलिए कई बार लोग आपको भला बुरा कहें, चुनौती दें, तरह तरह की बातें करें, जरूरी नहीं है जवाब दिया जाए। जवाब तभी देना चाहिए जब बहुत जरूरी हो, प्राणों की बाजी या आन बान शान की बात आ जाए। जो लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं उनकी सिर्फ सहते रहो, सुनते रहो, चले चलो, यही जिंदगी का सार है। गधे को जवाब दोगे तो तुम भी गधे कहलाओगे। दरअसल अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि क्या हर कोई अपने कथा के लिए अपने घर में धीरेन्द्र शास्त्री को अफोर्ड कर सकता है? कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक पैसे नहीं लेते तो अंडर टेबल लेते होंगे? कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। माना जा रहा है कि अखिलेश के इसी बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने गधे और शेर की कहानी सुनाकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जवाब तभी देना चाहिए जब प्राण पर आ जाए, नहीं तो सुनते रहो, आगे बढ़ते रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें जारी हैं, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।